तो पीएम का प्रहार है और निशाने पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, यानी हेमंत परिवार है। पीएम मोदी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जेएमएम का मतलब होता है जमकर खाओ, जमकर खाओ, यानी भ्रष्टाचार परिवार। पीएम का जो लूट वाला वार है उसने आरोपों की कतार लगा दी, यानी भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर पीएम मोदी ने हेमंत सोरेन को निशाने पर ले लिया। दरअसल पीएम मोदी ने झारखंड को 35,700 करोड़ रुपए की, लगभग 35,700 करोड़ की सौगात दी है। धनबाद जिले में एक कार्यक्रम था और कार्यक्रम के जरिए पीएम ने सियासी तीर छोड़े और अब वो सियासी तीर जेएमएम को चुभ रहे हैं। तीर, क्योंकि तीर जेएमएम का चुनाव चिन्ह, लेकिन तीर पीएम छोड़ रहे थे। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इशारों में हेमंत सोरेन पर चुटकी ली। पीएम ने कहा कि यहां की जो गूंज है वो जेलों तक पहुंचनी चाहिए। पहले ये बयान सुनिए पीएम ने किस तरह से निशाने साधे और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे मेहमानों की तरफ और इस पर आई प्रतिक्रियाएं वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले सुनिए पीएम ने कैसे प्रहार किया हेमंत सोरेन पर। और यहां जेएमएम कांग्रेस के नेताओं का एक ही काम रह गया है, अपनी तिजोरियां भरने का। इन लोगों ने झारखंड की जनता को लूटकर, आपको लूटकर, आपके पसीने की कमाई को लूटकर अपने लिए बेनामी संपत्तियों के पहाड़ बना लिए हैं। तेज विकास के लिए ये जरूरी है कि यहां कानून व्यवस्था अच्छी हो, शासन प्रशासन ईमानदार हो। लेकिन जब से यहां जेएमएम और कांग्रेस की परिवारवादी, भ्रष्टाचारी और तुष्टीकरण वाली सरकार बनी है, तब से स्थितियां बहुत बिगड़ी है। जेएमएम का मतलब हो गया है जम करके खाओ। जेएमएम और कांग्रेस ने आदिवासियों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक ही समझा है। झारखंड में इतने जनजातीय परिवार हैं, इतने प्रतिभाशाली नौजवान हैं, ये लोग उनको कभी आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि परिवारवादी अपने ही परिवार की सोचते हैं, जबकि मोदी जो भी कर रहा है वो आपके भविष्य के लिए कर रहा है। ये मोदी है, आप ही मेरे परिवारजन हैं, आपके बच्चों का भविष्य ये हमारी गारंटी है। मैंने तो अपनी आंखों से कभी नोटों के ऐसे ढेर देखे ही नहीं है। पहली बार टीवी पे देखा, क्या झारखंड कमाल कर रहा है। कोयले के ढेर तो देखे थे, नोटों के ढेर देख रहे हैं। और अभी बाबूलाल ने जो तो बढ़िया वर्णन किया है इसका। भाइयों बहनों, ये आपका पैसा है, ये झारखंड के गरीब आदिवासियों का पैसा है। ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्यवाही। तो पीएम अपने ही अंदाज में, अपनी ही लय में, अपने ही फॉर्म में थे और निशाने पर कांग्रेस के साथ साथ हेमंत सोरेन भी थे। इशारों में सीधा रुख कर रहे हैं मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ जो मेहमान शामिल हो रहे हैं, डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी हमारे साथ हैं।
देश के वरिष्ठ पत्रकारों में से शामिल हैं और झारखंड की सियासत को बहुत करीब से जानते हैं। परवेज खान साहब हमारे साथ हैं, आजसू के चेहरे हैं और कुछ ही देर में कांग्रेस के चेहरे भी आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। पीएम सियासी तीर जो छोड़ रहे थे, एक तीर से दो शिकार कर रहे थे, जितना मैं समझ पाया, और इसका असर और इसका घाव भी ज्यादा गहरा है क्योंकि मसला परिवारवाद के साथ भ्रष्टाचार का भी है। क्या संकेत और संदेश? जी तिलक जी नमस्कार। नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? जी जी। हमारे जितने भी को पैनलिस्ट उनको भी मेरा नमस्कार। देखिए, प्रधानमंत्री लगातार जो पिछले दिनों से, खास तौर से जब से आगाज एक तरह से सामने है 2024 के जनरल इलेक्शंस के, चाहे दक्षिण भारत में या कहीं भी जा रहे हैं, तो जो सौगात दे रहे हैं उस क्षेत्र के लोगों को, उस राज्य के लोगों को, और साथ में वहां की राजनीति पे करारा प्रहार करते हैं। और झारखंड के बारे में जो भी कुछ उन्होंने धनबाद से कहा, देखिए वो बिल्कुल साफ है और बिल्कुल उसमें कोई संशय भी नहीं है कि प्रधानमंत्री को कोई इशारा करना पड़े। देखिए, आज जो सरकार है उसके स्वयं मुख्यमंत्री जेल में है, और जेल में किस कारण से हैं? किसी क्रांति के कारण नहीं, किसी देश हित के कार्य के लिए नहीं, मुख्यमंत्री रहते हुए करप्शन के चार्जेस के चलते अंदर है। और जो सरकार है, सरकार ने क्या क्या वादे किए आपने देखा, उन्होंने क्या किए क्या नहीं किए अब जनता के सामने है। और सबसे बड़ी बात देखिए तिलक जी, कि मुख्यमंत्री जिन्होंने अभी पिछले दिनों आपकी चर्चा में हमने बात ये कही थी, आपका ये प्रोग्राम भी इसके बारे में ही था, कि मुख्यमंत्री को जिस तरह से ईडी ने दिल्ली में जब रेड किया तो वो 36 लाख का कैश और अपनी गाड़ी छोड़ करके भाग खड़े हुए। और आप देखिए, वो गाड़ी जब निकली ईडी की जांच में तो पता चला कि वो गाड़ी धीरज साहू जी की थी, जिनके कैश की ओर वो इशारा कर रहे थे। 354 करोड़ का कैश पकड़ा गया। आज तक आजाद देश के इतिहास में इतनी नकदी किसी के यहाँ इनकम टैक्स की रेट में नहीं पकड़ा गया। और बहाना देखिए कि जो सामने उसका किस तरह की फिजूल बात सामने आई कि उनका अकाउंटेंट छुट्टी में था, इसलिए वो पैसा जमा नहीं कर पाए और दान में मिला। और जो 36 लाख छोड़ के मुख्यमंत्री मौके पे भागे, उसके लिए मुख्यमंत्री ने एफआईआर रजिस्टर कराए ईडी के खिलाफ SC/ST एक्ट में। और अब उन्होंने जो अपना हलफनामा दिया है कोर्ट में, उसमें उन्होंने कहा है कि वो अपने माँ बाप कभी भी बीमार होते हैं, कभी परेशानी थी, उसके लिए उन्होंने रखा था। अब ये सच है कि वो सच है? और ऐसी स्थिति में झारखंड दीक्षित जी, ये डॉक्टर साहब एक बात समझना चाह रहा हूं, फिर मैं राजनीतिक मेहमानों की तरफ जा रहा हूं। जो पीएम ने संकेत और संदेश दिए आज मंच से, उसमें तो बिल्कुल साफ है ना कि बीजेपी को भी और आजसू को भी एक क्लियर कट है कि भाई आपको इसी लाइन पर चलना है, इससे इधर उधर मत जाइएगा, अब इसी मुद्दे पर आगे बढ़िएगा, भ्रष्टाचार और परिवारवाद। ये देखिए, मुख्यमंत्री इस राज्य की जिस स्थिति में आज हैं, उसे देखते हुए प्रधानमंत्री एक मोटे मोटे दायरे तय कर देते हैं जिस राज्य में जाते हैं। जैसे उन्होंने, आपने देखा होगा, तमिलनाडु में अभी एक दिन पहले साफ तौर पे कहा कि यहाँ की सत्ताधारी पार्टी को सनातन धर्म के विरोध करने में आनंद आता है। ये बात उन्होंने यहाँ नहीं कहा, तो उन्होंने एकदम लाइन साफ कर दी कि ये मुख्य लाइन है। अब इसके बाद आपको इसी पे चलना है। करेक्ट, आप इसको मुख्य बिंदु रखिए, बाकी जो स्थानीय मुद्दे हैं वो आप उठाएंगे। फिरोज जी कैसे हैं आप? बस आशीर्वाद है तिलक जी, सभी को प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल, झारखंडी जोहार जी। पीएम कह रहे हैं आप जमकर खाओ, मतलब हाँ आप लोग जमकर खा रहे हैं, वो कह रहे हैं जमकर खाओ। जेएमएम का मतलब जमकर खाओ। रीता कोड़ा, मधु कोड़ा खाएंगे पीएम और उनके बाबूलाल मांडी जी, जो बोलते हैं चिल्ला गला फाड़ फाड़ के चिल्ला कर देते हैं कि भ्रष्टाचारियों को नहीं सटने देंगे, नहीं गले लगाएंगे। मधु कोड़ा जी को जो बोलते थे कि भ्रष्टाचारी है, हजारों वो नोटों के ढेर की बात कर रहे थे, वो झूठे थे क्या जी? वो नोटों के ढेर जो आप देख रहे थे, आपने देखे कि नहीं वो, या भूल गए? बाद में जो इनकम टैक्स से इन्होंने पैसा दिया कि नहीं दिया धीरज साहू जी ने? क्या इनकम टैक्स IT रिटर्न जो छापा मारा था, क्या जवाब दिया बताइए ना? गीता कोड़ा, मधु कोड़ा का पैसा कहाँ है? मोदी जी के पास या मरांडी जी के पास? अब तो वो ये भ्रष्टाचार वाला मसला जो है आपको घाव तो नहीं दे रहा ना, क्योंकि वो उसी तरफ इशारा कर रहे हैं बार बार।
घाव तो नहीं, बीजेपी को कैंसर दे रहा है, घाव हो गया बीजेपी के लिए। गीता कोड़ा जी जब कांग्रेस में थी तो भ्रष्टाचारी थी, हैं? पूरा झारखंड का पैसा खा गया, पूरा देश का मधु कोड़ा खा गए, लेकिन अब बीजेपी में चले गए तो क्या पाक साफ हो गए? हाँ। तो जिसके ऊपर केस है, देखिए अजीत पवार, छगन भुजबल, अब कहाँ चले गए ये लोग? अधिकारी किसके थे ये घोटाला वाला पैसा? चिटफंड घोटाला था ना बंगाल में, तो जनता को समझा लोगे कि आप भ्रष्टाचारी नहीं हो? हम लोग कहाँ भ्रष्टाचारी है? कहाँ है परवेज खान साहब? वो ये कह रहे हम कहाँ भ्रष्टाचारी है, पीएम कह रहे थे भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, कह रहे जमकर खाओ, इतनी जोर से आज नारा लगाओ कि आवाज जेल तक जाए, गूंज जेल तक जाए। धन्यवाद हमारे पास रहेंगे भ्रष्टाचारी है। एक मिनट फिरोज जी, एक मिनट फिरोज जी, एक मिनट आराम से एक पहले परवेज जी बोल ले अपनी बात। हाँ बोलिए परवेज जी। मैं कह रहा हूँ जो कांग्रेस पार्टी में रहेंगे, सबसे पहले अगर मैं बोल दूं फिरोज जी, एक मिनट को अपनी बात तो रखने दीजिए, एक मिनट सर। हाँ बोलिए परवेज जी। मैं कह रहा हूँ देखिए, सबसे पहले तो झारखंड की धरती पे आज माननीय प्रधानमंत्री आए, उसके लिए उनको धन्यवाद आसू पार्टी की तरफ से, उन्होंने बरसों बड़ा बस कारखाना को आज जीर्णोद्धार करके और आप कांग्रेस एक मिनट फिरोज जी वो आपके बीच में नहीं बोले थे ना? होगा एक मिनट परवेज जी, होगा फिरोज जी, प्रधानमंत्री का इनको भाषण सुनना चाहिए। प्रधानमंत्री भाषण में ही उन्होंने ये चीज कहा, संविधान का कुछ पार्ट उन्होंने याद दिलाया कि राज्य का जो स्थिति है, राज्य का लॉ एंड ऑर्डर है, वो राज्य सरकार के सब्जेक्ट में आता है और राज्य की स्थिति बहुत खराब लॉ एंड ऑर्डर। जिस तरह का अगर भ्रष्टाचार का आरोप हो, चाहे धनबाद सिंदरी का वहाँ जो क्राइम रेट है जिस तरह से अभी बढ़ा हुआ है धनबाद में, जो अभी विधानसभा में भी इसका मामला चल रहा था माननीय के द्वारा, तो ये सब चीज एक भाषण के दौरान उन्होंने ये भी याद दिलाया कि लॉ एंड ऑर्डर राज्य का सब्जेक्ट होता है, इस पे भी ध्यान देना चाहिए। अब भ्रष्टाचार की रही बात, तो भ्रष्टाचार के लिए रही तो केंद्रीय एजेंसियां भ्रष्टाचार का ट्रेल पीछा करते करते माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री को होटो बिरसा मुंडा जेल पहुंचा ही चुकी हैं, और भी लोग हैं जो दायरे में चल रहे हैं, आने वाला भ्रष्टाचार का लाइन में सब चले जाएंगे। अब ये तो कांग्रेस को सोचना चाहिए कि क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि कांग्रेस के खुद विधायक विक्षुब्ध है, वो खुद चाहते हैं कि किसी तरह से वो खुद सरकार के लिए बोल रहे हैं कि ये सरकार काम नहीं कर पा रही है सही तरह। फिरोज जी चलिए, ये तो झूठे आरोप लगा रहे हैं आप ही के मुताबिक, ये अफवाह फैला रहे हैं, एक परसेप्शन नैरेटिव। एक मिनट विपक्ष नहीं बोल रहा ना, इनके विधायक खुद बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई जब आपके विधायक दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं और उसके तुरंत बाद आपके ही 3 कार्यकारी अध्यक्ष कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष को हटाओ, अब ये भी बीजेपी करवा रही है क्या? नहीं, आप मेरी बात नहीं, मैंने पहले ही कहा था जो काम नहीं करेगा, जो आपका सही से पब्लिक के बीच में नहीं जाएगा, उसको हटना तय है। मैं ये कहता हूँ गीता कोड़ा जी ने कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ा था, चाईबासा से लोग समझिए ये अपने विधायक के तरफ है, कम से कम ये भी असंतुष्ट है, ये भी अपने प्रदेश अध्यक्ष के से कार्यकाल क्या बोलेंगे उनके कार्य से संतुष्ट नहीं है, इसलिए फिरोज जी भी ऐसा बोल रहे हैं। चलिए, ये भी अपने विक्षुब्ध विधायकों के तरफ है। तब आपको सपना में आता है, सपना आ रहा है क्या? सपना में नहीं, क्या आता है? आप वहाँ पे देखिए, सामने आपके विधायक बोल रहे हैं, साहब बैठे हुए वो बताएंगे कि पर्पल का विधायक होके बोलते हैं अपना मंत्री काम कर रहे हैं ना, सरकार काम कर रही है, आपको देना चाहिए। और आपके प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं, साथ में आप भी हमको क्या समझ आएगी? कुछ नहीं होने वाला। बात देता है प्रधानमंत्री बड़ी कारखाना को बोले, अरे गीता जो उर्वरक का था वो खाद्य का, लेकिन मोदी जी और मोरांडी जी से पूछना चाहता हूँ अमित शाह जी से, गीता कोड़ा को और मधु कोड़ा को क्लीन चिट दे दिया गया है, अब कोई आरोप नहीं है, वो बिल्कुल पाक साफ हो गए हैं, एक भी घोटाला उन्होंने नहीं किया। कल तक तो गीता कोड़ा की आपकी आदर्श थी, कल तक तो आपके लिए मैडम थी, कुछ नहीं होने वाला है। कल तक तो आपकी मैडम थी, आज आपके पार्टी से अगर चली गई हैं, जैसे आपके विधायक असंतुष्ट है, आज आप महिला का कम से कम आप
एक महिला का भी। एक मिनट फिरोज जी, परवेज जी, एक सेकंड। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, जहां एक तरफ पीएम भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं और बार बार फिरोज जी इशारा कर रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पैमाना तो एक होना चाहिए ना, फिर मधु कोड़ा के मामले पर आप वहां पर कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहे हैं गीता कोड़ा को लेकर, और दूसरी तरफ आप हेमंत सोरेन पर निशाना साध रहे हैं, धीरज साहू पर निशाना साध रहे हैं। अपने फिरोज खान साहब ने, देखिए तिलक जी, इसमें दो पक्ष है। एक पक्ष ये है कि फिरोज खान जी की पार्टी ने सारे भ्रष्टाचारों को सम्मान करके खत्म हो गया है, गीता जी को चुनाव लड़ाया। अगर वो जानते थे कि वो भ्रष्टाचारी है तो उनको अपने पैनल पे लेकर उनको चुनाव लड़ाना नहीं चाहिए था। उस समय कांग्रेस के तमाम नेताओं ने यही चीज कही थी कि अगर भ्रष्टाचार का मामला था तो मधु कोड़ा जी के साथ था, उनकी पत्नी होने के नाते तो गीता कोड़ा दागी नहीं हो गई। अब भाजपा को भी ये नजर आया होगा, हमें ऐसा लगता है कि ये कांग्रेस की बात तो ठीक है भाई, पति ने अगर घोटाला किया तो पत्नी बेचारी का क्या दोष, तो उन्होंने पत्नी को शामिल कर लिया। अब आप देखें कि यही कांग्रेस, मैं सिर्फ छोटी सी एक बात और कहना चाहूंगा कि फिरोज जी कल तक अशोक चौहान को, अजीत पवार को, सबको दूध का धुला बताते थे। जब ईडी और सेंट्रल एजेंसीज उनके पीछे लगी होती थी तो कहते थे नाहक सेंट्रल एजेंसीज परेशान कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि जैसे वो भाजपा में शामिल होते हैं तो उनके सारे भ्रष्टाचार की लिस्ट लेकर कांग्रेस के नेता खुद खड़े हो जाते हैं। अब ये कहने के साथ में, लेकिन एक बात हमें सिर्फ और कह दूं कि मैं भाजपा के नेताओं से इस बात से बिल्कुल उचित नहीं मानता हूं कि कल तक आप जिसको स्वयं भ्रष्टाचारी कह रहे थे, ये कांग्रेस का पैमाना है कि वो भ्रष्टाचारी नहीं है, लेकिन जिसको वो भ्रष्टाचारी कह रहे थे आज उनको अपने पार्टी में शामिल करते हैं और शामिल ही नहीं करते हैं। जैसे अशोक चौहान का मामला है या अजीत पवार का मामला है, उनको आप फल भी प्रदान करते हैं, इनाम भी देते हैं। ये देखिए एक पब्लिक मोरालिटी जो होती है उसमें उचित तो नहीं है बिल्कुल तिलक जी। नहीं, बिल्कुल वैलिड बात है आपकी, लेकिन फिरोज जी जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर परवेज जी आपके पास आ रहा हूं। बात तो सही है डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी की, जब वो आपके साथ थे आप कहते थे कि नहीं ये तो दूध के धुले हुए हैं, और अब आप कह रहे हो कि ये भ्रष्टाचारी है। नहीं इंदुकांत जी, मैंने नहीं कहा कि जो दूध के धुले भ्रष्टाचारी है। तो फिर टिकट क्यों दिया, वही तो पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब, कह रहे हैं कि टिकट क्यों दिया फिर आपने गीता कोड़ा को। मैं कह रहा हूँ जब वो हमारी पार्टी में रहते हैं, चाहे आरजेडी में रहते हैं, चाहे एनसीपी में रहते हैं, चाहे कांग्रेस में रहते हैं, चाहे जेएमएम में रहते हैं, भ्रष्टाचारी होता है बीजेपी के लिए। जब हमारी पार्टी छोड़कर, जेएमएम छोड़कर, आरजेडी छोड़कर, एनसीपी छोड़कर के और ये शिवसेना छोड़कर जाते हैं तो ईमानदार, वफादार, खुददार हो जाते हैं। पूरा वॉशिंग मशीन में डाल दिया जाता है, बीजेपी के लोग डालते हैं। बोले भाई आप तो इनका जो पाप तो सब धुल गया, अब ये पाप साफों को बाहर निकल गए बीजेपी का वॉशिंग मशीन से। तो ये कर, मैंने कभी नहीं कहा। आप ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ से अगर नोटों के बंडल मिले तो पूछे बिना कि किसके पैसे। हमने कहा ना इनकम टैक्स जवाब दिया, इनकम टैक्स जवाब दिया है हमारे धीरज साहू जी ने। नहीं, वो बीएमडब्ल्यू वाला मसला भी है ना। बीएमडब्ल्यू आज का देखिए, आज के दिन में 25 लाख 30 लाख कौन सा बड़ा बात है। आज तो छोटा छोटा, अरे छोटी सी बात है। हाँ ठीक है, आप लोगों के लिए छोटी सी बात है, ठीक है। डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं कहाँ 30 40 50 लाख रुपए की बात कर रहे हो, ये छोटी मोटी बात है। सैकड़ों करोड़ में पैसा निकलता है, वहाँ के लिए लाख तो छोटी ही ना दिखेगी तिलक साहब। जहाँ नोट गिनने की मशीनें बुलाई जाती है, जहाँ नोट गिनने की मशीनें बुलाई जाती है, तो इनके लिए 35 लाख तो इनके लिए छोटा ही अमाउंट ना दिखेगा तिलक साहब। आप 50 लाख की गाड़ी में बैठे हुए, जहाँ जिस राज्य में ये सरकार अपने प्रचार प्रसार के लिए लुंगी बांटती है, साड़ी बांटती है, वहाँ इनके लिए 35 लाख छोटा दिखता है। नहीं आप ये तो इनकी दूरदर्शिता है, इस तरह से ये राज्य में सरकार चला रहे हैं। आप जिस गाड़ी में बैठ के अभी बाइक दे रहे हैं ना, वो 50 लाख की गाड़ी है। कहाँ से आया 50 लाख आपके पास? ये आप बैठे बैठे कैसे वैल्यूएशन निकालिए? अरे भैया ये बीएमडब्ल्यू नहीं है, इनोवा क्रिस्टा ये बीएमडब्ल्यू नहीं, आप वैल्यूएशन निकाल रहे हैं। 50 लाख का गाड़ी में कहाँ से आया आपके पास? आप बता दो। ये वैल्यूएशन नहीं है, आपको पास कानून खजाना है। अब परवेज जी कितने करोड़ की गाड़ी में बैठे, कितने लाख की गाड़ी में बैठे हैं आपको पता चल गया, लेकिन वो नहीं पता चला कि आखिरकार वो 40 लाख रुपए किसके थे। आप कह रहे छोटी मोटी रकम है, डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी कह रहे छोटी रकम है, कहाँ 40 लाख रुपए के फेर में पड़ रहे हो? फिरोज जी को सिर्फ मैं तिलक जी एक चीज याद दिला दूं, अपनी बातें रखते समय थोड़ा सा वो भूल जाते हैं पीछे की बातें।
डॉक्टर इरफान अंसारी बेचारे को 50 लाख के चक्कर में पकड़ करके अंदर कर दिया था। किस तरह से रोते गाते बेल करा के आए। उस समय 50 लाख की रकम कलकत्ता में कितनी बड़ी लगी थी कि इन्होंने अपने ही कांग्रेस के विधायक से उनके खिलाफ रांची में FIR रजिस्टर कराई थी। हाँ। तो अगर मुख्यमंत्री के पास 36 लाख मिले तो कहते हैं 35-40 लाख कौन सी बड़ी रकम है, और डॉक्टर इरफान अंसारी के पास मिले तो उनको जेल भिजवा देते। पानी का पानी होना चाहिए ना, पानी से 10 कराए दूध को भी पानी का पानी होना चाहिए। नहीं तो दीक्षित साहब, इन कांग्रेस के लोग के ही ना FIR दर्ज कराते, जैसे फिरोज जी, जब आप अपने ही अध्यक्ष असंतुष्ट है तो इसलिए करेंगे ना। ये आपस में ही चोर पुलिस खेल रहे हैं। राज्य की जनता को इनको फिक्र थोड़ी ना है, ये आपस में ही कर रहे हैं, एक दूसरे को कह रहे हैं। नहीं परवेज जी, आपको भी तो जनता को बताना पड़ेगा ना। एक मिनट परवेज जी, आपको भी तो जनता को बताना पड़ेगा। जिस मधु कोड़ा को लेकर आप लोगों ने पानी पी कर कोसा और कहा कि ये महाभ्रष्टाचारी है ना, दिल्ली से लेकर झारखंड और झारखंड से लेकर दिल्ली तक, और आज आप कह रहे हो कि नहीं ये तो सब कुछ हो गया, उनके पाप अलग है, इनके अलग है, मामला अलग है। देखिए, आजसू पार्टी शुरू से मुखर रही है। अगर एजेंसियां कार्रवाई की थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जेल गए थे और उसके लिए गए थे तो गए थे। अब वो दूसरे दल पे गए या उनकी पत्नी गई, लेकिन अगर वो नहीं, एक मिनट रुको ना, एक मिनट परवेश भाई, एक मिनट रुकिए। मधु कोड़ा को क्या मानते हो? कौन? मैं क्या मानूंगा? जिसको न्यायालय जिसको दोषी ठहराया, जिसको लेके तो उसमें हमें आम जनता। महाराज, मैंने आपसे पूछा क्या मानते हो, बोलने में भ्रष्टाचारी दिक्कत है क्या? कल तो आप लोग ही चिल्ला रहे थे छत पे खड़े होकर कि ये महाभ्रष्टाचारी है, तो आज बोलने में दिक्कत है, बोलिए ना भ्रष्टाचारी है। जब न्यायालय उनको दोषी ठहरा दिया तो उसमें आम आदमी क्या बोलेगा? आम आदमी नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मधु कोड़ा कौन है? आज का मधु कोड़ा कौन है? माननीय मधु कोड़ा आपकी नजर में कौन है? न्यायालय जब आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो कि हेमंत सोरेन भ्रष्टाचारी है, तो मधु कोड़ा को क्या मानते हो आप, बोलिए ना। कौन? जब एजेंसियां जब प्रूव कर रही है, एजेंसियां निकाल रही है, तो मुझे बोलने का ये जो पब्लिक डोमेन में है, तो पब्लिक डोमेन में क्या है, बोलिए ना। क्यों हलक से आवाज नहीं कर रही? बोल रहे हैं, कौन है? कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं चिल्ला के। कौन है मधु कोड़ा? मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ। दीक्षित जी खुद जब बोल रहे हैं कि दीक्षित जी नहीं बोल रहे, दीक्षित जी जो बोल रहे हैं वो सत्य बोल रहे हैं। मैंने आपसे पूछा कि मधु कोड़ा कौन है? मधु कोड़ा है जो न्यायालय ने उन्हें दोषी ठहराया था। आपको भ्रष्टाचारी बोलने में हलक से आवाज नहीं कर रही क्या? क्या भ्रष्टाचार के लिए आरोप पे गए थे? तो वही तो पूछ रहा हूँ आपसे, तो यही भ्रष्टाचारी है कि नहीं? जब न्यायालय ने उन्हें भ्रष्टाचार का खान साहब आपसे पूछ रहा हूँ, भ्रष्टाचारी है? न्यायालय ने तो अभी ये नहीं बोला कि हेमंत सोरेन भ्रष्टाचारी है, जिसको आप भ्रष्टाचारी बोल रहे हैं। बोला हेमंत सोरेन को लेकर भ्रष्टाचारी है? आखिर एजेंसियां तो प्रूव की है ना, एजेंसियां कही। सर मैं आपसे वही पूछ रहा हूं कि जब कोर्ट ने किसी को दोषी नहीं ठहराया, आप उसको भ्रष्टाचारी बोल रहे हो, और मधु कोड़ा जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, उसको भ्रष्टाचारी बोलने में आपको दिक्कत हो रही है? भ्रष्टाचारी जब वहाँ पे केंद्रीय एजेंसियां जब कर सकते हैं, जब प्रधानमंत्री खान साहब यही पैमाना है, यही पैमाना है कि आप अपने चश्मे से किसी को भी भ्रष्टाचारी साबित कर देते हो। जाहिर सी बात है, भ्रष्टाचार है तो खान साहब यही झारखंड की जनता देख रही है। कल तक यही भ्रष्टाचारी थे, आपके साथ आए तो आपने कहा कि गीता कोड़ा जी का वेलकम, और आज भ्रष्टाचारी बोलने में आपकी जुबान लड़खड़ा रही है कि आप मधु कोड़ा को भ्रष्टाचारी नहीं बोल पा रहे। दीक्षित साहब आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। खान साहब मैं गलत ट्रैक पे नहीं, बिल्कुल सही ट्रैक पे हूं। जो आप भ्रष्टाचार की परिभाषा यहाँ पे सिखा रहे थे, वही भ्रष्टाचार का पैमाना मैं आपको याद दिला रहा हूं कि आपने मधु कोड़ा को महाभ्रष्टाचारी बोला, और आज गीता कोड़ा आपके साथ शामिल हो गई, तो आप मधु कोड़ा को भ्रष्टाचारी बोलने से लड़खड़ा रहे हैं। न्यायालय ने दोषी, फिरोज खान साहब जी, न्यायालय ने दोषी तो करार दिया था। देखिए 2009 में कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, उस वक्त FIR दर्ज हुआ था, इनको नहीं पता है। मनमोहन सिंह जी ने 10 साल हुकूमत किया देश में, लेकिन ईमानदारी वफादारी खुददारी से किया। फिरोज खान साहब आप छोड़िए ना, छोड़िए इस बात को। ये बात देखिए, राजनीति चलती है परसेप्शन नैरेटिव पर, ठीक। आपके साथ एक टैग चस्पा हो गया कि ये भ्रष्टाचारी है, इन्होंने भ्रष्टाचार का पैसा इकट्ठा किया, नोटों के बंडल दिखाई दिए, और कहीं से AK-47 वाला मामला भी सामने आया ना। अब जनता को ये क्या मालूम कि क्या क्या है, जनता के दिमाग में गया कि ये सारे भ्रष्टाचारी हैं, और वही PM बात बोल रहे हैं। अब जनता को कैसे बताओगे कि नहीं दिल चीर करके हम भ्रष्टाचारी नहीं है? सम्मानित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन वोट लेने के लिए झूठ सच करना ही पड़ता है। मोदी जी अगर सच बोल देंगे
कि मैंने वादा करा 15 लाख रुपए अकाउंट में दूंगा, मैंने नहीं दिया। 2 करोड़ रोजगार दूंगा, मैंने नहीं दिया। कल इनको वोट नहीं देगी वहाँ जनता देश की। लेकिन मोदी जी झूठ बोलने में बहुत माहिर है। ठीक, अच्छा मोदी जी ने रख दिए वो नोटों के बंडल सारे। ठीक, AK-47 भी उन्होंने रख दी। नहीं वो क्यों, जो गलत करेगा वो जाएगा जेल। मैं कहाँ करूँगा? वो किसके घर से मिल रहे थे हथियार? जब तक हमारे पार्टी में अगर ये हेमंत सोरेन जी अभी बीजेपी के साथ चले जाते गठबंधन तो पाक साफ हो जाते। हाँ। तो ये अजीत पवार अगर एनसीपी नहीं तोड़ते तो जेल में होते। ठीक, डॉक्टर साहब फाइनल कमेंट आपका, फिर चलते चलते कुछ बयान सुनाएंगे डॉक्टर साहब। देखिए फिरोज जी को आपने देखा कि जैसे ही आपने मधुकौड़ा का मामला उठाया तो कितना प्रसन्न हो गए, कितनी राहत उनको महसूस हो रही थी। ये बात ये बताता है कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। जब अपने ऊपर होता है तो इसी मधुकौड़ा को मुख्यमंत्री बनाने वाले खान साहब थे, सारे भ्रष्टाचार करवाने वाले खान साहब थे। अब FIR रजिस्टर कराने की बात देखिए क्या कहा विरोध जी ने कि हमने करवाया, लेकिन उसके बाद टिकट भी उन्होंने दिया, उस बात पर मौन हो जाते हैं। तो सांसद बनाया किसने ये नहीं बताएंगे। ये वक्त की बात है, ये सब वक्त है। तो खान साहब जैसे आप राजनीतिक चश्मा डालते हैं वैसे वो भी डालते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप लोगों के पैमाने अलग अलग हैं और ये पब्लिक है, सब जानती है। और ये बात डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं वो 100% सहमत है, क्योंकि वोट पब्लिक को देना है। बिल्कुल। और ये चुनाव जो है नैरेटिव और परसेप्शन पर होता है, बाकी आपका विवेक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, आपका भी, फिरोज जी आपका भी, और डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो पीएम का प्रहार हेमंत पवार कुछ राजनीतिक बयानों के साथ छोड़ के जा रहे हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जहां एक और 22 वर्षों के बाद सिंदरी का खाद कारखाना लोकार्पित हो रहा है, वहीं दूसरी ओर संथाल पन्ना के रेलवे के क्षेत्र में कई रेल परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है, वहीं NHI के सड़कों का लोकार्पण हो रहा है। तो झारखंड के अरबों रुपए की जो परिसंपत्ति है, इस झारखंड को बेहतर झारखंड बनाने का, विकसित झारखंड बनाने की जो हम सबकी संकल्पना है, उस संकल्पना के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज लोकार्पित करने वाले हैं। और पूरा झारखंड आज उत्साहित है अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत करने के। झारखंड का जो GST का बकाया राशि है वो अगर मिल जाए तो झारखंड को एक बहुत बड़ा गिफ्ट दे करके जा सकते हैं। और देश के प्रधानमंत्री हैं, झारखंड में आ रहे हैं, उनका स्वागत है। झारखंड में आप लोगों ने देखा सालों से प्रयास करते करते इस राज्य में महागठबंधन की सरकार का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। राजनीतिक संकट में इस प्रदेश को डालने का भी पूरा प्रयास हुआ और झारखंड की जनता ये बहुत क्लोजली देख रही है। आने वाले समय में 14 के 14 सीट पर भाजपा हारने जा रही है, अभी से आप नोट करके रख लीजिए। निश्चित तौर पर 400 से पार NDA गठबंधन रहेगा और 370 भाजपा रहेगा। आज आप अगर गांव में, शहर में, कहीं भी जाएंगे, आम लोगों से अगर आप बात करेंगे तो सारी योजना केंद्र सरकार का जो गांव और गरीब किसान तक पहुंचा है और उनको मोदी जी की गारंटी पर विश्वास है, इस ठगबंधन के सरकार पर विश्वास नहीं। हमारे सर्वमान्य नेता झारखंड के ही नहीं पूरे देश और पूरे विश्व के नेता हैं और मोदी जी के आने से कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा और आने वाले चुनाव में इसका परिणाम और अच्छा बेहतर होने का उम्मीद है। मेरे क्षेत्र में कितने सारे हुए हैं, मैं यहाँ पे रहने की वजह से नहीं जा पाई, तो अच्छे कामों का तो हमेशा स्वागत है। ये सारे स्वागत योग्य जो है कार्य हैं, तो इसमें अब आप जबरदस्ती कुछ बुराई ढूंढने का प्रयास करेंगे तो मैं कहाँ से बोलूँ कुछ भी ऐसा। गारंटी तो है ही उनकी, स्वाभाविक है गारंटी, उनकी गारंटी की भी गारंटी है। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिल चुका है, उनकी गारंटी में है। 100 दिन में स्विस बैंक से पैसा आ चुका है, उनकी गारंटी में है। महंगाई जो है खत्म हो गई है, उनकी गारंटी में है। उनकी गारंटी में है कि रुपया बढ़ गया है, डॉलर घट गया है, उनकी गारंटी में है। पेट्रोल डीजल का दाम घट गया है, उनकी गारंटी में है। उनकी गारंटी में है कि भ्रष्टाचार मिट गया है, उनकी गारंटी में है। बहुत सारी गारंटी उन्होंने दिया और वो सारी गारंटी जो गारंटी उन्होंने दिया है और गारंटी की भी गारंटी है 100% की, तो उस गारंटी में ये भी है कि जितने नॉन इशू थे वो इशू बन गए हैं और इशू नॉन इशू हो गए हैं। तो अब जो है कि सारी चीजें जो है वो धार्मिक आयाम पर बदल रही हैं, तो इसकी भी गारंटी है। चलिए देखते हैं, समय बताएगा।
आप लोगों की तैयारी बहुत जल्दी बताया जाएगा, बहुत जल्द। प्रधानमंत्री आ रहे हैं। जी जी जी, उनका स्वागत है। पहले भी आए हैं और आज फिर आ रहे हैं, उनका स्वागत है। तो कोई नाम नहीं लेने वाला है। तो जिन माननीय मोदी जी के नाम पर इनकी नैया पार होती आ रही थी, लेकिन अब ये मुगालते में ना रहे। अब मोदी जी का भी जो खेल था उसको जनता ने समझ लिया है। अब जनता को चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान, उन्हें रोजगार चाहिए, किसानों को उनका अधिकार चाहिए, उनके खेत में पानी चाहिए, एमएसपी चाहिए। अब ये जिस तरह से फूट डालो राज करो की नीति अपनाकर 10 साल में इस देश को 50 साल पीछे धकेलने का काम किया है, अब जनता इन्हें समय पर जवाब देगी। लोगों की गारंटी, अब किस बात की गारंटी दे रहे हैं? हम फूट डालते रहेंगे, राज करते रहेंगे, लोकतंत्र को हम का मजाक उड़ाते रहेंगे, संविधान के साथ हम खिलवाड़ करते रहेंगे, इस बात की गारंटी दे रहे हैं? तब तो फिर इस देश का भगवान ही मालिक है। प्रधानमंत्री आवास पे आपने देखा झारखंड को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में झारखंड को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ।